अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हो हमने 3 लेक्चर्स जो हैं थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ लिए हैं और फाइनल लेक्चर में हमने इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ा था। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क जो है उनके साइन कन्वेंशन की बात करूँगा, बिकॉज हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है दैट इज़ अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और इनकी साइन कन्वेंशन पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता देता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है केमिस्ट्री के लिए है। और यहाँ पे जस्ट हमें उसका इंट्रोडक्शन समझ लो, पढ़ना तो यहाँ पे भी है लेकिन वो ज़्यादातर पूछा जाता है केमिस्ट्री में ही। जान दो, हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हीट हमने कहा एज वेल एज वर्क दे आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और हमने देखा कि हीट कब ट्रांसफर जो है ट्रांसफरेंस मोड ऑफ ट्रांसफरेंस बनेगा और वर्क कब मोड ऑफ ट्रांसफरेंस बनेगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम्स होगा तब जाके थ्रू हीट जो है एनर्जी ट्रांसफर होगी। और प्रेशर, जब हमारे पास प्रेशर डिफरेंस होगा तो तब जाके वर्क एज अ मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बनेगा। और इनके यूनिट्स भी हमने देख लिए, लेकिन हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट निकाली नहीं जा सकती, तो इसलिए हम हमेशा निकालते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसको हम डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये पॉजिटिव ली जाएगी, आपके फॉर्मूले में जो भी आएंगे वो इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज टेकन इज पॉजिटिव व्हेन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस, मींस व्हेन द फाइनल जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी एंड द इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो होगी, मींस कि दो स्टेट्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो पॉजिटिव हुआ, मींस कि फाइनली ज़्यादा इंटरनल एनर्जी हुई, तो तब जाके हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है पॉजिटिव ली जाती है। जिससे कि हमने कहा था डेल्टा यू जो है दैट इज यू फाइनल आर यू टू माइनस यू वन, स्टेट सेकेंड एंड स्टेट फर्स्ट। अगर ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो बढ़ गई, तो मैं कहूंगा कि हमारे पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हुआ, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज हुआ तो हम उसे लेंगे नेगेटिव। तो ये ध्यान देना, डायरेक्टली आपको कहा जाता है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अगर इंक्रीज होगी तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, अगर डिक्रीज हुई होगी तो इंटरनल एनर्जी तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव। हीट के केस में हमने कहा था इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, अगर हमारे पास सिस्टम में हीट ऐड की जाएगी, इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, एडेड, तो हम कहेंगे कि दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पॉजिटिव हीट। पॉजिटिव क्यों लिया जाएगा, या इसको मैं बताऊंगा हीट गिवन टू द सिस्टम दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड अगर हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, दैट इज अगर हीट ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट की गई, लीव की गई, दैट इज टेकन एज नेगेटिव क्यू। तो ये ध्यान देना, हम पॉजिटिव हीट कब लेंगे और नेगेटिव हीट कब लेंगे, जब हमारे पास सिस्टम के अंदर हीट जाएगी, दैट इज हीट एडेड टू द सिस्टम, जब आपको कहा जाएगा दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड इफ हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये ध्यान देना, सब्ट्रैक्टेड की जगह बेहतर रहेगा टेकन आउट अगर हम लिखेंगे, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो वर्क डन के लिए मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव हुआ, मींस कि हमारे पास फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम हुआ, मींस हमारे पास गैस की एक्सपेंशन हुई। अगर गैस की एक्सपेंशन हुई तो हमारे पास वर्क डन जो है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जो है दैट इज नेगेटिव हमारे पास आ रहा है, मींस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो है दैट इज नेगेटिव, मींस कंप्रेशन हो रहा है गैस का, तो वर्क लिया जाएगा नेगेटिव। तो इसको हम बताते, हमने कहा था कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है हीट एज वेल एज सॉरी वर्क का, हम कब लेते हैं पॉजिटिव, कब लेते हैं नेगेटिव। मैंने तो कहा कि अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम कुछ ऐसा हुआ, चेंज इन वॉल्यूम कुछ ऐसा हुआ, तो हमने कहा था कि इफ वॉल्यूम डिक्रीजेज, मैं बता रहा हूं यहाँ पे जगह नहीं है, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेज उसको हम बताते हैं वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, मींस कंप्रेशन हुआ होगा, ये वाला केस वॉल्यूम डिक्रीज होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो है नेगेटिव है, तो हम लेंगे नेगेटिव वर्क। और अगर हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डेल्टा वी जो है पॉजिटिव है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है, मींस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मींस एक्सपेंशन हुआ, तो तब हम वर्क को जो है पॉजिटिव लेंगे। तो ये आपको साइन कन्वेंशन दिमाग में रखने हैं, या आप जो है प्रॉब्लम मिलेगी वहां पे भी जज कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे इंटरनल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, हीट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वर्क में मैं बता रहा हूं फिर से, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कभी कभार साइन कन्वेंशन जो है आपको अगेंस्ट
ये नहीं, चेंज इन वॉल्यूम वाला नहीं, इसलिए मैंने कहा आपको कि चेंज इन वॉल्यूम वाले पे ध्यान दो कि फिर जाके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वहां पे आप कुछ बुक्स में देखोगे वर्क डन ऑन दिस सिस्टम को वो पॉजिटिव बताते हैं एंड वर्क डन बाय दिस सिस्टम को वो नेगेटिव बताते हैं, तो फिर बच्चों को जो है न्यूमेरिकल में गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चेंज इन वॉल्यूम से दिमाग में रखो और फिर अकॉर्डिंगली आप बताओगे कि वर्क डन ऑन दिस सिस्टम आप किसको कहोगे एंड वर्क डन बाय दिस सिस्टम किसको कहोगे। हम कन्वेंशनली जो यहाँ पे कहेंगे, अगर हमारे पास इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में, जैसे मैंने कहा था, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया हुआ है, जैसे हमने वर्क जब कैलकुलेट किया था एस पी इंटू डी वी, तब भी मैंने आपको कहा था कि ये कैसे आता है, तो वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली सेम डायग्राम थी। अब क्या होगा बच्चा, ध्यान दो, ये समझ लो इनिशियल वॉल्यूम जो है, जो अभी इन दिस पर्टिकुलर केस में बता रहा हूँ, इनिशियली वॉल्यूम जो है वी आई है, इनिशियल वॉल्यूम होगा क्या। अब प्रेशर डिफरेंस की मदद से लेट इट बी मैं कहूंगा कि अब गैस का जो प्रेशर है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, तो ये पिस्टन को ऊपर धकेलेगी, फोर्स जो है बॉटम से लगेगी ऊपर की ओर, तो ये पिस्टन जो है वो ऊपर जाएगा, जिसको कि मैं डॉटेड प्लॉट कर रहा हूं, और यहां से भी ये ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान दो, अब वो वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम नहीं रहेगा, बल्कि वो चेंज होगा, तो जिसको मैं बताऊंगा फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, लेकिन हमारी जो हाइट है वो बदल रही है, एरिया इनटू हाइट जो है हमारे पास दैट इज वॉल्यूम। तो हमारे पास वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, और काम किसने किया, किसकी मदद से ये वॉल्यूम जो है ये बढ़ गया, तो मैं कहूंगा कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा था, गैस का प्रेशर ज्यादा था। तो हमारे पास वी फाइनल माइनस वी इनिशियल जो है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम बताते हैं इन दिस केस जब गैस काम करेगी तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। जब ऐसा होगा, गैस जो है एक्सपैंड हो रही है, वही हमने कहा कि जब चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो वर्क भी पॉजिटिव लो, दैट इज व्हाट वी कॉल वर्क डन बाय द गैस। ध्यान देना इसको, वर्क डन बाय द गैस और इसको पॉजिटिव। अब वहां पे वो क्या समझ के जो है ऑन द गैस बाय द गैस बताते हैं, वो अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है, और इंटरनल प्रेशर की वजह से, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर, तो ये बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा दैट इज वर्क डन बाय द गैस एंड दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर हमारे पास अब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर, तो ये जो है पिस्टन नीचे की ओर धकेला जाएगा, समझ लो यहां पहुंचा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, अब देख लो हाइट जो है रिड्यूस हो गई, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल जब मैं करूंगा तो हमारे पास वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव आएगा। जब चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा मींस कि बाहर के प्रेशर ज्यादा था अंदर के प्रेशर से, ये पिस्टन नीचे आ गया, तो मैं कहूंगा कि हमारे पास जो है वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हुआ है। जब वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम मींस जो केस है, जो हमारा सिस्टम है वो कंप्रेस हुआ है, तो तब जाके हम वर्क डन जो है वो नेगेटिव लेंगे। तो इसको मैं नाम दे सकता हूं वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। तो अकॉर्डिंगली आप साइन कन्वेंशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज कर सकते हो। होप कि ये तीनों चीजें आपको इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क क्लियर हुआ होगा। ये हम आगे जाके यूज भी करेंगे। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है दैट इज जोल्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें जो है बीच में आएंगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओर जाने से पहले, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने वर्क एंड हीट पढ़ा, तो ये हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स जो है स्टार्ट किया, तो हम ये चीज़ें यहीं पे देखेंगे ताकि थर्मोडायनेमिक्स को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब ध्यान दो, हमारे पास वर्क, हमने देखा वर्क एंड हीट होते क्या हैं। तो एक लॉ जो है हीट एंड वर्क के आपस की जो रिलेशन शो करता है दैट इज अवर जोल्स लॉ। सबसे पहले बेंजामिन थॉम्पसन ने जो है पहली बार कहा था कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। उसी को जेम्स प्रेस्कॉट जोल ने जो है एक रिलेशन के थ्रू जो है बताया कि क्या रिलेशन है हीट एंड वर्क डन जो है उनके बीच का रिलेशन क्या है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड जोल्स लॉ। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ हमें बताता है वेन एवर हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, या वैसा वैसा भी हो सकता है, मीन्स जब हीट जो है कन्वर्ट होगी मैकेनिकल वर्क में या फिर वर्क की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस आ जाएगी, then the ratio of work done to heat produced always remains constant, and that constant is what we called mechanical equivalent of heat। यहाँ पे एक टर्म आ जाती है दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जो कि जोल्स लॉ बताता है हमारे पास, जेम्स प्रेस्कॉट जोल ने कहा। और क्या कहा, अगर मैं उसी को मैथमेटिकली लिखूं, जो मैंने कहा, वेन एवर हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क आ मैकेनिकल वर्क और वाइस वर्सा, या तो हीट जो है वर्क करेगी या फिर वर्क से जो है हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। इसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने, और वहां से वो रिलेशन जो है एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था। तो फिर कहा था द रेशियो ऑफ वर्क डन, ध्यान से देखना बच्चा, वर्क डन टू द हीट प्रोड्यूस्ड, या फिर हम उसको बताते हैं पॉइंट हीट, मैं डायरेक्टली लिखूंगा हीट प्रोड्यूस जो है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू
दिस J and J is known as mechanical equivalent of heat. इस J को क्या नाम दिया जाता है? This J is known as mechanical equivalent of heat. तो ये ध्यान देना। और बच्चे समझते हैं दिस मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है दैट इज another physical quantity. It's not a physical quantity, keep it in mind. It's just a conversion factor. एक conversion factor है जो कि हमें दो यूनिट्स के बीच की रिलेशन बताता है। और दिस द वैल्यू ऑफ J जो कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई दैट इज 4.2 joules पर कैलोरी, ये इसकी वैल्यू है। तो आप जानते हो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है 1 कैलोरी, जब हमने हीट पढ़ा था और प्रैक्टिकल यूनिट मैंने एक ही बताया था 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 joules। तो यही ये भी बताता है और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है हमारे पास। और 1 कैलोरी को भी हमने वहां पे डिफाइन किया था, यहाँ नहीं, फिर से वापस जाएंगे। मैं यहाँ पे बस इतना बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज जोल्स लॉ। जोल्स लॉ क्या बताएगा हमें? व्हेनेवर हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क और वाइस वर्सा, मींस मैकेनिकल वर्क से हीट आ जाएगी, देन द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट प्रोड्यूस is always a constant and is known as mechanical equivalent of heat represented by J and its value is 4.2 joules per कैलोरी। तो यहां से भी आप बता सकते हो, देखो 4.2 joules और ये हमारे पास कैलोरी है। जब आप इसको कन्वर्ट इधर लोगे तो हमारे पास 1 कैलोरी जो है वो 4.2 joules के बराबर होगी, दैट इज जोल्स लॉ। जोल्स लॉ पे भी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है, लेकिन अभी हम जस्ट उसकी स्टेटमेंट की ओर रहेंगे। और हमारे पास एक टर्म आई दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो ध्यान देना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो है इट्स वैल्यू इज 4.2 joules पर कैलोरी। और ये कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बस एक कन्वर्जन फैक्टर है जिससे हम जूल एंड कैलोरी, या मैं कहूंगा वर्क डन एंड हीट के बीच की जो हमें रिलेशन मिल जाएगी वो ये देगा, दैट इज अ कन्वर्जन फैक्टर। तो ये ध्यान देना, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने हमारे पास एक लॉ दिया है और सिंपली आप बता सकते हो इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट प्रोड्यूस always remains constant and that is equal to mechanical equivalent of heat and that is equal to 4.2 joules per calorie. This was our Joule's law. नेक्स्ट टर्म जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज हीट कैपेसिटी। ये भी हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक टॉपिक है, हीट कैपेसिटी। तो ध्यान दो, ये हीट कैपेसिटी है क्या। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास, लेट इट बी, मैं बता देता हूँ, दो सबस्टेंस है। सबस्टेंस 1 है S1, समझ लो ये वुड है, और ये हमारे पास सबस्टेंस सेकेंड जो है जिसको मैं बताता हूँ ये आयरन है हमारे पास, स्टील जो भी है, दैट इज आयरन S2, सबस्टेंस 2। हम जानते हैं जब हम वुड को भी हीट देंगे और आयरन को भी हीट देंगे और मैं आपसे पूछूंगा बताओ भाई जल्दी गर्म कौन होगा, तो आप सभी बताओगे कि जल्दी जो गर्म होगा वो आयरन होगा और वुड को काफी टाइम लगेगा गर्म होने में। मींस कोई चीज कितना गर्म होती है तो वो डिपेंड करता है वो चीज कौन सी है। एक तरफ से हमने वुड लिया, दूसरी तरफ से आयरन, मैंने डिफरेंट काफी जो है अलग सब्सटेंस दो लिए ताकि आप इजीली जज कर पाओ कि हम जानते हैं आयरन जो है वो जल्दी से गर्म होगा एज कंपेयर टू वुड। तो अगर मैं आपसे कहूं भाई मैं दोनों का जो है, ध्यान से सुनना, मैं दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ाना चाहता हूं। समझ लो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, समझ लो एग्जाम्पल ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों जो है मैं इनको हीट दूं और ये दोनों जो है, समझ लो बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है, बस नेचर की बात कर रहा हूं, मास वास सब बराबर है। तो अब हम क्या चाहते हैं, मैं इसको भी हीट दूंगा और इसको भी हीट दूंगा और मैं चाहता हूं कि इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो, इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो। तो हम जानते हैं वुड का टेम्परेचर ऐसे राइज नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये काफी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन आयरन जो है आप हीट दोगे, सिंपल सी बात है, आप इसको भी हाथ में पकड़ लो, इसको भी हाथ में पकड़ लो, आयरन को भी हीट करो और वुड को भी हीट करो और आप वुड को काफी देर तक जो है हाथ में रख सकते हो बिकॉज इसका टेम्परेचर जो है राइज नहीं होगा। लेकिन आयरन को आप जल्दी से छोड़ दोगे, क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है जल्दी से राइज करेगा। तो यही चीज हमें जो है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी की ओर ले जाती है कि ये थर्मल कैपेसिटी है क्या। तो ध्यान से सुनना, amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius, that is what we called heat capacity. 1 डिग्री सेल्सियस को या फिर आप बता सकते हो 1 केल्विन, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। एक सबस्टेंस जो है मींस ये हमें मेजर देगा
जो कितनी हीट हमें चाहिए किसी सबस्टेंस का टेम्परेचर जो है राइज कराने में, और अगर मैं बताता हूं राइज कराने में 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारे पास बन जाएगी हीट कैपेसिटी। तो ये नेचर ऑफ सबस्टेंस पे डिपेंड करती है, ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, और ये इस पे भी डिपेंड करेगी कि हमें टेम्परेचर राइज कितना जो है चाहिए, राइज और फॉल वट जो भी हम कहेंगे। तो हमारे पास ये जो टर्म हीट कैपेसिटी है, इट इज एक्चुअली सिंपल सी डेफिनेशन में इसकी दे सकता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट केल्विन, दैट इज हीट कैपेसिटी। और हम जानते हैं, इतना तो आपको दिमाग में आया होगा कि डिफरेंट सबस्टेंसेस का जो है टेम्परेचर चेंज करने में डिफरेंट हीट लगती है, दैट इज व्हाट वी कॉल हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस स्टैंड्स फॉर हीट कैपेसिटी। तो बाय डेफिनेशन इट इज द अमाउंट ऑफ हीट मींस क्यू रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस, रेज है मींस चेंज है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा टी। और इसमें हम ये नहीं बताते हैं कि सबस्टेंस क्या लेना है, मींस ये डिपेंड करेगा। अगर मैं 2 सबस्टेंस ऐसे लूंगा, समझ लो 1 ग्राम ऑफ वाटर लूंगा और यहां से लूंगा 1 kg ऑफ वाटर, और कोई कहेगा कि सर दोनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट लगेगा 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने में, दैट्स नॉट पॉसिबल। 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है जल्दी से अपना टेम्परेचर राइज करेगा एज कंपेयर टू 1 kg जो हम बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास। अदरवाइज आप जो है फ्लूइड है तो आप लीटर्स की बात करेंगे, हम मास की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास आप मींस कहने का ये मतलब है कि जब हमारे पास ये जो चीज है हीट कैपेसिटी, ये डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मीन मास हम क्या लेंगे उस पर भी डिपेंड करेगी। तो हम बताएंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस मीन चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज अवर हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी में बता रहा हूं कि मास ऑफ अ सबस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो अगर मैं इसी का बताऊं, आपका बता दो भाई यूनिट क्या होगा, तो दैट इज जूल पर केल्विन। ठीक है, इसके डायमेंशन निकालने होंगे तो आपका काम है मुझे एस के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशन निकाल दो, क्योंकि हमने अभी चैप्टर पढ़ा हुआ है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस। आप निकाल सकते हो, आपकी डेफिनेशन यहां पे पड़ी हुई है। दिस इज हीट, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, इसमें जो है हमारे काम की जो चीज है, इसमें मैं क्या कहूंगा, मैं कुछ अमाउंट जो है फिक्स करूंगा। हीट कैपेसिटी में कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, कुछ भी अमाउंट ले लो और देख लो कि कितना जो है टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कब चेंज होगा। लेकिन जब मैं कहूंगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट ग्राम means unit mass of a substance by 1 degree Celsius, that is what we called specific heat capacity। means हमारे पास एक नई टर्म आई हीट कैपेसिटी के साथ में, that is specific, जो हमारे काम की चीज है specific heat capacity। हमने क्या किया, हमने अमाउंट मींस जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर था उसको फिक्स कर दिया, और दैट इज 1 ग्राम। हमने उसको 1 ग्राम कर दिया, कुछ भी कर सकते हो, मींस यूनिट ग्राम, हमने कहा 1 ग्राम। अभी तक हमने कहा था कि सबस्टेंस को कितनी हीट चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, बिकॉज वो दोनों जो है सेम होते हैं, उनका दोनों का डिफरेंस। तो उतना मतलब हीट कितनी लगेगी सबस्टेंस को 1 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे टेम्परेचर राइज करने में, दैट इज हीट कैपेसिटी। जब मैं कहूंगा यूनिट ग्राम ऑफ अ सबस्टेंस को हमारे पास कितनी हीट चाहिए टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और यूनिट केल्विन, दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जस्ट आपने हीट कैपेसिटी में एक चीज जोड़नी है, आपने मास को फिक्स कर देना है, और मास किसके बराबर, आपको मास बताना है, दैट इज यूनिट ग्राम। 1 ग्राम मास की बात करेंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको हम, या मैं ऐसा बता सकता हूं, हीट रिक्वायर्ड, जो हीट चाहिए, ऐसा भी बताया जा सकता है, जो हमें हीट चाहिए, क्यू जो चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। हमने कहा मास क्या लोगे, और हमने कहा चेंज इन टेम्परेचर क्या करोगे। ऐसा ही है, चेंज इन टेम्परेचर एंड मास क्या लोगे। जब मैं कहूंगा कि मास हमारा जो है दैट इज फिक्स्ड 1 ग्राम, ठीक है ना, या फिर मैं इसको पहले प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके मैं ऐसा बता सकता हूं, क्यू जो है दैट इज इक्वल टू सम सी एम डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ये जो चीज है हमारे पास क्यू सी एम डेल्टा टी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने यूज किया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका फॉर्मूला किसके बराबर होगा, हम बता सकते हैं सी जो है दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ये हमारे पास जो है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर की ओर आ जाता हूं, वेट करना। हमारे पास ये फॉर्मूला आया हुआ है जिसको मैंने ऊपर लिख दिया, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ऊपर लिख दिया, और हमारे पास फाइनली फॉर्मूला जो है, जो अभी मैंने कहा डायरेक्टली कि जो स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड चेंज इन टेम्परेचर क्या लाना है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जोड़ देते हैं, दैट इज सी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां से मैं निकाल सकता हूं, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, C जो है दैट इज Q डिवाइडेड बाई M डेल्टा T, और हम जानते हैं Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T जो है दैट इज हीट कैपेसिटी। तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इट इज डिफाइंड एज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। When heat capacity is taken for a unit mass of a substance, that is what we call specific heat capacity। और हमने यूनिट मास मीन मास को फिक्स किया है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी बन गई जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे अब डिपेंड नहीं करेगी, मींस कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है हमने तो लिया हुआ है यूनिट मास, तो ये हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो बन जाएगी। तो फिर से मैं यहाँ पे डेफिनेशन दे देता हूँ आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक तो हमने कहा हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, ये मैं लिख सकता हूँ बिकॉज Q बाई डेल्टा T इज हीट कैपेसिटी, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ध्यान देना, और डेफिनेशन जो हमने बिगिनिंग में कहा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ, सेम डेफिनेशन इज दैट ऑफ हीट कैपेसिटी, बस हम यूनिट मास के लिए कहेंगे, दैट इज amount is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance through 1 degree Celsius, that is what we call specific heat capacity। तो इसके यूनिट एंड डायमेंशन आप खुद से निकालोगे, यूनिट भी हीट मास इन चेंज इन टेम्परेचर, इन डायमेंशन ऑफ C जो है वो आप खुद से निकालोगे, डायमेंशन ऑफ C क्या रहेगा, और आपके पास फॉर्मूला गिवन है, मैंने पहले भी कहा था आपको, जो भी हमारे पास नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी कोई भी चीज़, तो मैं आपको जस्ट उसका फॉर्मूला दूंगा, आप यूनिट उसका खुद निकाल सकते हो और आप उसके डायमेंशन जो है खुद ही निकाल दोगे। और ये एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा जिस सबस्टेंस की है दैट इज वाटर। हाइएस्ट अमंग ऑल द सबस्टेंस द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हाइएस्ट फॉर वाटर। इसीलिए आप देखोगे कि इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं, जैसे कि आप जो है अपने व्हीकल्स में मीन्स गाड़ियों में आप पानी डाल देते हो एज रेडिएटर्स, जो है इन ऑटोमोबाइल्स यूज किया जाता है, या आप में भी बायोलॉजी में पढ़ते हो ओशन और सी जो है दे आर कंसिडर्ड एज स्टोर हाउस ऑफ हीट एनर्जी। वाई? बिकॉज वो बहुत सारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा कहने का मतलब ये है फॉर ए यूनिट ग्राम वो बहुत सारी हीट लेते हैं, फिर जाके उनका 1 डिग्री सेल्सियस जो है राइज होता है। आपकी गाड़ी में अगर पानी नहीं होगा तो आपकी गाड़ी जल्दी से गर्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बाकी जो पोर्शन उसका बना होता है वो मेटल का बना होता है और वो कम हीट ले लेता है और उसका टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन उसमें पानी होगा, जैसे कि हम रेडिएटर्स के तौर पे यूज करते हैं, तो वो बहुत सारी हीट जो है पानी ले लेगा और गाड़ी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। तो ये ध्यान देना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट जो है लेगा और उसका टेम्परेचर जो है राइज नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है दैट इज 4186 जूल्स पर केजी पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बताते हैं, और इसको बताया जाता है कभी कभार 4200 जल्दी में जूल्स पर केजी पर केल्विन। ये मीन्स ये इतनी एनर्जी जो है, इतनी हीट जो है एब्जॉर्ब करेगा 1 केजी जो हमारे पास है, 1 केजी ऑफ वाटर की बात करेंगे, दैट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 4200, अगर एग्जैक्टली बताना होगा तो 4186 जूल्स की वो एनर्जी लेगा, हीट लेगा, फिर जाके उसका टेम्परेचर जो है 1 केल्विन राइज होगा। तो इसीलिए वाटर जो है वो यूज किया जाता है एज रेडिएटर्स इन ऑटोमोबाइल्स। तो इसका भी ध्यान देना। और आप जानते हो ओशंस एंड सीज जो हैं उनको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ जो हमारे पास हीट एनर्जी है। तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं जो कि केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो किसी भी गैस की कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकती है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो सकती है। मींस अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया और फिर जाके हमने जो है हीट प्रोड्यूस की, तो हीट दी सिस्टम को, ताकि जो है उसका टेम्परेचर हम देखेंगे कि 1 डिग्री राइज कब होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वो देख लो, हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। आपके सामने दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम जानते हैं जब भी हम गैस को, ध्यान से सुनना, गैस को हीट किया जा सकता है अंडर 2 कंडीशंस, एंड नंबर 1 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर 2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब हम उसको हीट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन वही रहेगी, जस्ट हमने हीट जो है करना है एक स्पेशल कंडीशन पे, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये डेफिनेशन आप खुद से बता सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द
टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, जिसको कि हम बताते हैं 1 ग्राम ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमनली सीपी एंड सीवी से। जैसे आपने डेफिनेशन देनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ही, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर, बन गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बन गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं सीपी एंड सीवी, जो कि आपको क्लियर हुई होंगी। अब यहां पे आपकी केमिस्ट्री वाले इस पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, मैं बता देता हूं। सीपी इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, एंड सीपी माइनस सीवी भी आपको निकालने के लिए कहा जाता है, दैट इज मायोस फॉर्मूला, अभी ध्यान दो। सीपी मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान दो इसके पीछे का रीजन क्या है, ध्यान से देखना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे हम एक सिस्टम लेंगे, ये लो भाई, मैंने एक सिस्टम लिया और ये गैस का सिस्टम है, गैस को ही हीट करेंगे हम। ये लो, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, रेंडमली घूम रहे हैं, और ये हमारे पास पिस्टन है। ये तो होगा क्या, ध्यान से देखो, जब हम यहां पे सेम अमाउंट लेंगे 1 ग्राम, क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, तो यहां पे भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगा। ये सेम अमाउंट ऑफ हमने गैस ली और सेम गैस भी ली, गैस को भी कुछ नहीं किया, गैस भी सेम, लेकिन यहां पे कंडीशन है कांस्टेंट प्रेशर और यहां पे कंडीशन है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मींस कि हमारा ये जो पिस्टन है ये ऊपर नीचे नहीं करेगा, ये फिक्स्ड है, लेकिन यहां पे हमारे पास जो सिस्टम है, ये पिस्टन जो है अप डाउन करेगा, प्रेशर जो है नहीं बदलना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बदल सकता है। ठीक है, तो ध्यान दो, अब क्या करेंगे, एज्यूम कर लो ये जो गैस है 1 ग्राम और यहां पे भी 1 ग्राम, ये लेती है 10 जूल्स ऑफ एनर्जी, मींस हीट लेगी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। में बता रहा हूं ये, तो इसकी स्पेसिफिक हीट ये है, स्पेसिफिक हीट, मैं नहीं बात कर रहा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की, मैं बता रहा हूं स्पेसिफिक हीट जो है इसकी 10 जूल्स है। लेकिन होगा क्या, जब मैं इसको, इसी गैस को 8 कांस्टेंट प्रेशर हीट करूंगा और मैं दूंगा 10 जूल्स ऑफ एनर्जी, और यहां पे भी मैं इससे हीट करूंगा और दूंगा 10 जूल्स ऑफ एनर्जी, हीट दूंगा। होगा क्या बच्चा, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, फिर जाके आपको यह पता चलेगा वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। यहां पे ये जो 10 जूल्स ऑफ हीट मैं दे रहा हूं, ये दो काम करेगी, ध्यान से सुनना, ये दो काम करेगी। नंबर 1, एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगी, एक दूसरा इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बिकॉज ये पिस्टन जो है मूवेबल है, प्रेशर हम चेंज होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर का केस है। तो ये 10 जूल्स ऑफ जो हीट हम दे रहे हैं, ये समझ लो दो काम कर रही है, एक तो टेम्परेचर राइज करेगी डेफिनेटली, और मैं साथ में कहूंगा वॉल्यूम कुछ वर्क कर रही है, समझ, वॉल्यूम चेंज मींस वर्क कर रही है, एक तो टेम्परेचर बढ़ा रही है और दूसरा वर्क। लेकिन यहां पे 10 जूल्स ऑफ हीट जो मैं दे रहा हूं, वो एक ही काम करेगी, वो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएगी। समझ लो 5 जूल जो है वो टेम्परेचर राइज करने में लगता है और 5 जूल जो है वो वर्क कर रहा है। तो बताओ क्या यहां पे इसका 5 जूल लेके क्या ये 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज होगा? नहीं होगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स 10 जूल्स, और 10 जूल्स हमने दिया, लेकिन वो 10 जूल सारा का सारा टेम्परेचर राइज होने में नहीं लग रहा है, वो वर्क डन पे भी लग रहा है, कुछ डिवाइड हो रहा है। तो ओनली 5 जूल जो है वो टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे 10 जूल्स के 10 जूल जो है वो टेम्परेचर राइज, बिकॉज वर्क तो हो नहीं रहा है, पिस्टन मूवेबल नहीं है, पिस्टन फिक्स्ड है, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हमारे पास यहां पे सारी की सारी हीट जो है वो टेम्परेचर राइज में ही लगेगी, तो यहां पे 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा, लेकिन यहां पे नहीं। यहां पे 1 डिग्री राइज करने के लिए मुझे 10 जूल्स नहीं, एक्स्ट्रा 10 जूल चाहिए, ताकि उस 10 जूल्स में भी 5 जूल जो है टेम्परेचर राइज करेगा और 5 जूल वर्क करेगा। समझ लो, एग्जांपल है, यानी कि हमेशा ऐसा ही होगा, इक्वली डिवाइड होगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 5 जूल्स प्लस 5 जूल जो है दैट इज 10 जूल्स। अब ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है 10 जूल्स, और 10 जूल्स को लेके 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा, ओके।
लेकिन यहाँ पे कुछ वर्क भी हो रहा है, मीन मुझे एडिशनल हीट लगी इसका 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में, तो यहाँ पे 20 जूल्स लगी, लेकिन यहाँ पे 10 जूल्स ही लगी, जो कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी थी। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे Cp जो है दैट इज ग्रेटर देन Cv, मींस व्हाट इज Cp, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट ग्राम ऑफ अ सबस्टेंस, 1 ग्राम ऑफ अ सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, जो हमें लगेगा। एक कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे और दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे। तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में ज्यादा हीट चाहिए एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, तो दैट इज व्हाट वी कॉल दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री में भी बन जाता है, और केमिस्ट्री वाले कॉमनली पूछ लेते हैं बच्चों से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बता दो भाई व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, पहले बता देते हैं Cp एंड Cp के बीच की, Cv के बीच की रिलेशन बताओ। Cp इज ग्रेटर देन Cv एक मायर्स फॉर्मूला से भी आपको मिल जाएगी, वो भी देखेंगे, वो केमिस्ट्री में डिराइव भी करना होता है। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है। और फिर केमिस्ट्री में एक और चीज आप पढ़ते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल मोलर स्पेसिफिक हीट। उसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जस्ट आपको जो हमने अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के केस में 1 ग्राम लिया, वहां पे कहोगे 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वहां की ओर हम नहीं जाएंगे, मुझे थर्मोडायनेमिक्स जो है समझाना था, लेकिन ये टर्म्स वहां यूज होंगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एट दिस पर्टिकुलर लेवल। तो होप कि आपको ये पता चल गया होगा। इसको आप रिपीट कर सकते हो कि क्या हुआ, तो आपको पता चल जाएगा वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। दिस वाज ऑल अबाउट अवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। यहां पे आप ये बता सकते हो, मींस अगर लिखना होगा आपको वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो आप बता सकते हो बिकॉज एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज स्पेंट इन नंबर 1 expanding, that is what we called in doing some work, and to increase the temperature of gas. But in case of constant volume, whole heat is used or is spent in increasing the temperature. That is why Cp is greater than Cv.